मलिक साहब, जो आपने चौधरी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जीवन संघर्ष को आपने यहाँ दृष्टिपटलित किया, उसको हम किसान और गांव और ढाणियों तक लेकर जाएंगे। स्वागत की अगली कड़ी में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के सचिव सरदार अमीर सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पे आए। सरदार अमीर सिंह जी, उनके स्वागत के लिए भाई मधुसूदन चौधरी और श्रवण चौधरी जी वो आए और सरदार अमीर सिंह जी का दुपट्टा और पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। संबोधन की अगली कड़ी में मैं अमीर सिंह जी को भी आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के संघर्ष की जो गाथाएं आपने देखी है, सुनी है और समझी है, उस संघर्ष की पीड़ा को इस मंच से उद्घोष करें। सरदार अमीर सिंह जी। आदरणीय मंच पे उपस्थित केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी, राकेश टिकैत जी, मलिक साहब व दूर दराज से मेरे सभी आए साथियों, मेरी तरफ से नमस्कार। जैसे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के बारे में मलिक साहब ने कहा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसानों को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक रास्ता दिखाया था और आज हमारे आंदोलन जो किसान भाई कर रहे हैं बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के, उन्हीं रास्ते पे चल रहे हैं। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी इस कलयुग के किसानों के अवतार थे। उन्होंने जो काम किए किसानों के हित में बहुत बढ़िया काम किए हैं। जहाँ भी आंदोलन किए बहुत अच्छे आंदोलन किए हैं और किसान को अपनी पहचान भी उन्होंने सिखाई थी कि किसान ने अपना हक सरकारों से कैसे मांगना है। तो किसान भी उस राह पे चल रहे हैं। आगे उनके परिवार टिकैत परिवार है जो बहुत अच्छी कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह किसान की पीड़ा को समझ रहे हैं। देश विदेश में जाकर किसान के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, तो किसान के लिए जूझते भी हैं कि किसान को कोई भी समस्या हो वो सुनते हैं जाके। तो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की ये देन है हमारे ऊपर कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किसान के लिए करते रहे थे और आगे करने के लिए हमें सिखा गए हैं। जैसे किसान पहले 2018 10 अक्टूबर को दिल्ली में आया था, जब भी बहुत अत्याचार हुआ था किसान पे। जैसे पिपली में, हरियाणा पिपली में रैली थी, वहाँ भी किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ कि किसान अपनी मांग के लिए जाता है लेकिन लाठी खाने के लिए नहीं जाता। तो किसान जो 3 घंटे वहाँ पे जाम भी रहा, वो भी सरकार की वो थी, पुलिस की थी कि जाम लगा तो उनकी वजह से। अगर वो अपना हक मांगने के लिए कोई जाता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाना कोई ठीक काम नहीं है। तो ये तो बाबा महेंद्र सिंह की संतान है किसान, उनका पेड़ लगाया हुआ है, उनकी जड़ें कम नहीं होंगी। जितनी लाठी पड़ेंगी उतना बाबा का नाम रोशन होगा, किसान बहुत पर भूलेगा और बढ़िया काम करेगा। किसान तो पीड़ित है और किसान की पीड़ा कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को सत नमन करता हूँ। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर सिंह जी। मैं संबोधन की अगली कड़ी में बाबा महेंद्र सिंह जी टिकैत के सुपुत्र, भारतीय किसान यूनियन की मुखर आवाज़, परम आदरणीय राकेश टिकैत जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी दर्शक, किसानों, नौजवान साथियों,
मंच पर बैठे हुए डॉक्टर संजीव बालियान जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, यशपाल मलिक जी, जिन्होंने एक जाट समाज के लिए बड़ा संघर्ष किया है, अमरीक सिंह जी और सभी दर्शक। आज जब बात टिकैत साहब पर आती है या किसान आंदोलन पर आती है या गांव की कहीं बात आएगी, तो जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, टिकैत साहब, उनका नाम आएगा, चौधरी चरण सिंह जी का नाम आएगा, छोटू राम जी का नाम आएगा। तो इन सब जो महान मूर्ति हमारी थी, इनके सबके नाम आएंगे। जब भी कभी ग्रामीण की बात आएगी, कभी अगर पॉलिटिकल किसान उसकी बात आएगी, तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम आएगा, कुंभाराम आर्य जी का नाम आएगा। और अगर वैसे संघर्ष की बात आएगी तो हमेशा टिकैत साहब का नाम ऊपर रहेगा। इनमें नॉन पॉलिटिकल होते हुए बहुत से संघर्ष किए, और जो किसान बोलता नहीं था, जो अपनी भाषा में अपनी बात नहीं कह सकता था, बहुत लोग कहते हैं कि भाई टिकैत साहब ने क्या करा। टिकैत साहब ने हमेशा उन लोगों को आवाज़ दी जो लोग अपनी बात अधिकारी सरकार तक कह नहीं सकते थे। आज वे अपनी भाषा में अपनी बात अधिकारी और सरकार तक कहते हैं। उसके उदाहरण है कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, वे अगर मंच पर जाएंगे तो किसान का नाम सबसे पहले लेंगे। वो एक आंदोलन की देन है। जब आंदोलन हुए तो आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां किसान का नाम लेने लगी, अपने एजेंडे में, घोषणा पत्र में किसान की बात रखने लगी, उस पर काम होने लगे। वहाँ पे जो बातचीत होती है, हमारा जो मैसेज है, जो नीचे का जो मैसेज है, पूर्ण रूप से जो ग्राउंड रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट आज ऊपर तक जाने लगी। उसके उदाहरण हैं, उसमें बहुत लोग सहयोगी उसमें रहते हैं जो ऊपर तक जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए अगर हम दिल्ली के नज़दीक ले तो एक फसल है यहाँ पर गन्ने की। गन्ने पे जब जब भी मूवमेंट होते हैं, क्योंकि गन्ना एक बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, गन्ना हुआ, कणक हुआ, धान हुआ, तो ये सारे जो मुख्य फसलें हैं और ये दिल्ली के आसपास ये होते हैं। दिल्ली के आसपास ही पूर्ण रूप से जो आंदोलन की रूपरेखा है वो दिल्ली के चारों तरफ बनती है। आज अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में शुगर का भाव लगावे तो 22 रुपया किलो है। यहाँ पे बहुत चीनी बाहर की आती थी, तो उस पर बड़ा सहयोग है। आज डॉक्टर संजीव बालियान यहाँ पे हैं तो इनका बड़ा सहयोग उसमें रहा। पहले 0% उस पर ड्यूटी थी, फिर 10% लगी, फिर 25% लगी, उसके बाद में जब बातचीत हुई तो 40% लगी। और जब हमने कहा कि गन्ने की स्थिति सुधर सकती है, तो डॉक्टर साहब के प्रयास से जो टिकैत साहब की जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं को पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर ले जाने वाले डॉक्टर संजीव बालियान से जब बातचीत हुई तो इन्होंने, इनके प्रयास से उस पर 100% ड्यूटी लगी। और आज ये है कि अगर बाहर की चीनी यहाँ पर आएगी तो 31.5 रुपया किलो पहले उसको भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, और उसके बाद में वो भारत में चीनी का व्यापार कर सकता है। तो गन्ना किसान एक पॉलिसी से, गन्ना किसान ठीक हो, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो वहाँ पे 22 रुपये का रेट है। यहाँ से हमने बाहर चीनी भेजी, वो पॉलिसी बनी कि एक्सिस चीनी हमारे पास में है, बाहर चीनी हमारी जाए, तो उसके लिए 11.5 रुपये पर किलो यहाँ से भारत सरकार से उस पर पैसा दिया गया, वो गई, तो जब उसकी जान बची। तो ये बहुत पॉलिसी है। ये पॉलिसी वे हैं कि जब हम ग्राउंड रिपोर्ट से हम रिपोर्टिंग करेंगे, उसके लिए आंदोलन होगा। अगर सरकार वैसे नहीं मानती तो उसके लिए आंदोलन होगा। आंदोलन का प्लेटफॉर्म तैयार है, तो सरकारों को बात सुननी पड़ेगी। जो जेन्युइन चीज़ है वे सुननी पड़ेगी, उसको वे सुनती हैं तो उस पर काम होता है। तो जो किसान संगठन है देश में, आज सरकार इसलिए बात करती है कि किसान संगठन देश में मजबूत हैं। वे अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी बात उठाते हैं। जो टिकैत साहब की जो विचारधारा थी, उन विचारधाराओं से मिलकर चलते हैं, और सरकारों से पॉलिसी बनवाने के लिए प्रेशर ग्रुप का काम किसान संगठन करते हैं। और जब तक देश के प्रधानमंत्री, स्टेट के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर अगर गांव में जाएंगे और किसान की बात नहीं करेंगे
तो ये लगता है कि ये हमारी बात नहीं कर रहा, उनको बात सुननी पड़ती है। तो आंदोलन के माध्यम से कहने का मतलब ये है कि आंदोलन के माध्यम से जो टिकैत साहब की जो विचारधारा थी, जो उन्होंने आंदोलन करने के तौर तरीके बताए अहिंसक तरीके से, हिंसक नहीं अहिंसक तरीके से जो तौर तरीके बताए, उससे कामयाबी मिलती है। वो चाहे किसी भी उसका सब्जेक्ट हो। आज भी जो हरियाणा में जो चल रहा, आज भी जो नए भूमि अधिग्रहण एक्ट आया था, उसमें भी जो बदलाव हुआ, तो वो भी पूर्ण रूप से सारी पार्टियों की सहमति से वो बना। किसान आंदोलन हुए और उस पर वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी की पार्टी हो, उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी और सारे जो किसान संगठन थे वे उसके विरोध में थे। तो बातचीत हुई और सरकार ने उसको मानना पड़ा। आज नया भूमि अधिग्रहण आया है, जो एक्ट आया है नया, तो उसमें पूर्ण रूप से किसानों को लाभ है। जो उसमें लिखा हुआ है अगर उसमें त्रुटि ना हो, उसमें छेड़खानी ना करा जाए, तो इस तरह का कानून है कि उससे पूर्ण रूप से किसानों को लाभ है। तो ये किसान आंदोलन की देन है। आज नई हमारी डिमांड है कि जो 3 अध्यादेश आए हैं उसमें भी हमारी डिमांड ये है कि उसमें अगर कोई खामियां हैं उसको चेंज करा जाए। किसान संगठनों के साथ में बैठ के उसमें बातचीत हो और सरकारों को अगर जाना है तो उसमें बातचीत सरकारों को करनी पड़ेगी, नहीं करेंगे तो आंदोलन होंगे। तो जो टिकैत साहब की विचारधारा है वो आज भी जिंदा है और हमेशा वो जिंदा रहेगी। अहिंसक तरीके से अपनी बात कहने का जो मंच है उसका हम कहते रहते हैं। आज भारतीय किसान यूनियन अपनी बात को प्रमुखता से रखती है, सरकारों के सामने रखती है, अधिकारियों के सामने रखते हैं और उन बातों पे सरकारें विचार करती हैं, बातचीत करती हैं, उसको मनवाने का काम करते हैं। और रहा ये कि टिकैत साहब ने जेल यात्राएं हुई, उन्होंने कभी संघर्ष के रास्ते पर नहीं गए। अधिकारियों ने कहा कि आपको यहाँ से आगे नहीं जाना, वे बैठ गए। उन्होंने कहा कि बैठने भी नहीं जाना, तो उन्होंने कहा भाई जेल भेजो, क्योंकि ये कानूनन अधिकार है हमारा। आप या तो हमको आंदोलन करने दो, हमको जाने दो, नहीं जाने देते तो हमको जेल भेजो। तो करीब 350 से ज़्यादा बार वे जेलों में गए। वो पूर्ण रूप से इतिहासों में दर्ज है। तो इसी तरह के मूवमेंट हो, बातचीत हो, तो उसी तरह के वो होने चाहिए कि लोगों को जेल से भी नहीं डरना चाहिए। अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो जेल भी उसका घर है। और भी बहुत तरह के प्रेशर पड़ते हैं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमें टिकैत साहब की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना है। जो मूवमेंट है, जो गांव गरीब किसान का जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार उससे अपनी टोक करनी चाहिए, अपनी बातचीत जारी रखनी चाहिए। और जो गांव की समस्या है, जब तक आप अधिकारियों से संपर्क नहीं करोगे, जब तक आप सरकार में बैठे हुए लोग उससे अपनी बात से उनको सहमत नहीं कर लोगे, जब तक आपका काम नहीं होगा। यही टिकैत साहब की विचारधारा थी। इसी के साथ में आपने सबने हमको यहाँ पे बुलवाया, बातचीत करी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 2 हमारे जो साथी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम करा, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जितने भी महापुरुष हैं उन पे ये डॉक्यूमेंट से प्रोग्राम ये कर रहे, आप करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों का, हमारे जितने भी यहाँ पे आए हैं सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान यूनियन। आओ भाई साहब, आपके जो विचार हैं, जिन विचारों को लेकर के आप किसानों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, उस संघर्ष की घड़ी में जाट पार्लियामेंट भी आपके हमेशा कंधे से कंधा मिला करके हर मुसीबत, हर कोने पे, हर राह पर आपके साथ खड़ी मिलेगी। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं, जिन्होंने किसान के घर में जन्म लेकर के पूरे भारतवर्ष में किसान जाति का मान और सम्मान बढ़ाया। और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार जी बालियान वो आए और किसान की उस पीड़ा को आप अपने मुखवाणी से हमें उद्घाटित करें, जिन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ बड़ा लंबा संघर्ष किया, उनको देखा, उनको समझा। उन्हीं की बातों को आज आप हमारे सामने इस पार्लियामेंट के मंच के ऊपर शरीक करें। डॉक्टर बालियान साहब। यशपाल मलिक जी और चौधरी राकेश टिकैत जी के बाद, ज़्यादातर आंदोलनों के बाद जो बाबा जी का आंदोलन रहे उस सब बात हो ही चुकी हैं। उन पर दोबारा बोलने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरे दोनों छोटे भाई
पलसानिया और कलवानिया, ये हमेशा कुछ न कुछ समाज से जुड़े हुए कार्यक्रम करते रहते हैं। इनका आभार, धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और लोगों के लिए शायद बाबा टिकैत नाम था, मैं उसी परिवार का हिस्सा हूँ। मेरे तो परिवार के मुखिया थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, और अपने परिवार के बुजुर्ग के बारे में 2 बातें कहने के लिए उन्हें बुलाया, इसके लिए इनका आभार। जब मैं 1989 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए गया, उस समय तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत बड़े किसान नेता बन चुके थे। और जब रैगिंग के दौरान इंट्रोडक्शन की बात आती थी या वैसे परिचय होता था, तो मेरी एक तरह से पहचान बन चुके थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। जब मैं ये बताता था मैं उस गांव का रहने वाला हूं जहां के टिकैत हैं, या उस परिवार से संबंध रखता हूं, और मेरे परिवार के मुखिया चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत हैं, तो मेरा तो परिचय ये था। बहुतों के लिए तो वो सिर्फ किसान नेता हो सकते हैं, लेकिन अपने घर से बाहर निकलने के बाद मुझे जब परिचय देने की आवश्यकता पड़ी, तो मुझे उन्हीं के नाम का सहारा लेना पड़ा। उसके बाद भी अगर विदेश रहा तो भी परिचय में वही बात आई कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कि मैं सिसोली के पास कुटबा कुटबी गांव का रहने वाला हूँ, और मेरे परिवार के मुखिया चौधरी साहब हैं। यहाँ तक की बात है, वो जब नहीं रहे, जब मैं 2014 में सांसद बना, 2011 में हमें छोड़ के चौधरी साहब चले गए थे, तो जब महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो या सुदूर बाहर के सांसद मिलते हैं और आपस में बात करने लगे, तो मुजफ्फरनगर के नाम तो प्रदेश में सब जानते हैं, लेकिन उनके साथ साथ ये पहचान मेरे लिए आज तक भी महत्वपूर्ण है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ। आज़ादी से पहले से अगर किसान नेताओं की बात करें इस देश में, चौधरी छोटूराम, चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, इन्हीं 3 नेताओं का नाम किसान नेताओं के रूप में आएगा। इनमें से 2 राजनीतिक थे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अराजनीतिक थे। उन्होंने भी बहुत काम किए, लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद अराजनीतिक रूप से 2 व्यक्तियों ने इस देश को बहुत प्रभावित किया। पहला आंदोलन जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, इमरजेंसी के खिलाफ 2 साल आंदोलन चला। वे स्वयं कुछ नहीं बने, लेकिन बहुतों को बनाया, प्रधानमंत्री भी उन्होंने बनाया। दूसरा लंबा आंदोलन मैं कहूंगा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का, जो 25 साल चलता रहा। राजनीतिक रहते हुए भी शायद उन 25 सालों में किसान हित में जो भी कार्य इस देश में हुए, उस दौरान सरकारें सभी पार्टियों की रही, कांग्रेस की रही, जनता दल की रही, भारतीय जनता पार्टी की रही। लेकिन किसान हित में कोई भी काम हुआ तो शायद उन 25 सालों में सारा का सारा श्रेय हम सब लोग चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को ही देंगे। मेरे याद है उनके उदय से पहले अगर बात करेंगे तो घोषणा पत्र में किसानों का जिक्र नहीं होते थे, और चौधरी साहब के किसान आंदोलन के बाद अगर कहीं घोषणा पत्र है, जैसे चौधरी राकेश टिकैत ने कहा या किसी की रैली है नेता की, तो किसान शब्द का उच्चारण सबको याद आया। उन्होंने एक दिखाया इस देश में कि अराजनीतिक रूप से भी आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं, और शायद राजनीतिक रहना मेरे जिलों में टिकैत साहब की सबसे बड़ी ताकत थी। हो सकता है एक दौर ऐसा था कि वे चाहते तो मुख्यमंत्री बन सकते थे, चाहते तो केंद्रीय मंत्री बन सकते थे। बहुत लोगों को बनाया भी, उनके आशीर्वाद से बहुत लोग बने, लेकिन शायद सांसद और विधायक और मंत्री तो आते और जाते रहते हैं। आज हम हैं, कल कोई और था और कल कोई और रहेगा, लेकिन टिकैत साहब तो एक ही हुए हैं। ना कोई पहले टिकैत साहब जैसा रहा और शायद ना भविष्य में कोई टिकैत साहब जैसा रहेगा। उनके आंदोलनों की चर्चा यशपाल मलिक साहब ने की, उनकी सोच की चर्चा टिकैत साहब ने की। एक खास बात थी, जब कहते थे मांग,
तो शायद वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि आपकी मांग क्या है। उनका मानना था मांग नहीं, किसान का हक होता है, मांगना तो भिखारियों का काम है। उनकी सोच अपनी मांग रखने की नहीं थी, उनकी सोच अपना हक मांगने, हक की बात करने की थी। और मैं उनका एक इंटरव्यू कुछ दिन पहले सुन रहा था। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो बात कही, ये बात मैंने पहले से पता थी और 2018 में मैंने पार्लियामेंट में भी रखी थी ये बात। उन्होंने कहा था 1967 के हिसाब से जो गेहूं और गन्ने की कीमत 1967 में थी, और जैसे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी है और बात सब बढ़ा, देश में महंगाई बढ़ी, 1967 को बेंचमार्क मानते हुए 2018 आज 2020 में अप्लाई कर दो, किसान को इससे अलग कुछ नहीं चाहिए। और शायद एक यही बात इतनी बड़ी है कि शायद कोई सरकार नहीं मांग पाई, लेकिन किसान को उसका हक शायद इसी बात से मिलेगा। वो ऋण के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। कभी उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऋण किसान को दो ऋण, वो कहते थे किसान को उचित मूल्य दो। उचित मूल्य अगर मिलेगा तो ऋण की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और ये लड़ाई आज भी जारी है। आज हमारी खाप के चौधरी नरेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। हमारे बड़े भाई चौधरी राकेश टिकैत किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। और जो एक पौधा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का लगा है, उससे पहले किसान आंदोलन होते थे। अगर आप याद करें, महाराष्ट्र में अलग आंदोलन, गुजरात में अलग आंदोलन, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ा प्रदेश अलग आंदोलन। पूरे देश को एक किसान संगठन के रूप में अगर किसी ने पूरे देश में आज तक पूरे देश को इकट्ठा किया है, नॉर्थ और साउथ को मिलाया है। पहले साउथ के किसान की क्या समस्या है नॉर्थ वालों को नहीं पता था, और नॉर्थ के किसान की क्या समस्या है साउथ को नहीं पता था। राजस्थान के किसान की समस्या उत्तर प्रदेश के किसान को नहीं पता था। चौधरी साहब ने पूरे देश को एक इकाई बनाया, और उस समय के जितने भी किसान नेता थे शायद पहली बार चौधरी साहब के नेतृत्व में जुड़े, और किसान की आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुनी गई एक पॉकेट के बजाय। और हिंदुस्तान ही नहीं, शायद एकमात्र ऐसे किसान नेता हैं देश के रहे हैं कि जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी जिनकी पहचान है। अगर आप अमेरिका में किसान से पूछेंगे किसान नेता दुनिया में कौन है, आप कनाडा में पूछते तो ज्यादातर किसानों को यह पता था कि हिंदुस्तान में एक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत दुनिया में किसानों के नेता। पूरे देश के किसानों को संगठित करने का काम उन्होंने किया। जब एक बार कई देशों की यात्रा उन्होंने की, शायद WTO के विरोध में की थी, चौधरी साहब को ज्यादा पता होगा राकेश टिकैत को, क्योंकि मैंने तो उनके इंटरव्यू ज्यादा देखे हैं, यूट्यूब पे आप भी देख सकते हैं। उनका कहना था कि भाई अमेरिका का किसान है, इंग्लैंड का किसान है, कनाडा का किसान है, जब WTO समझौता हुआ, बस किसान उसे है तो ऐसा मान लो, ऐसा पहलवान जो दूध घी मलाई मक्खन बढ़िया चीज मिल गई, और हमारा किसान ऐसा मान लो जैसे सूखी रोटी मिल गई, भाई इनकी भिड़ तो कैसा करवा दोगे। उनका कहना स्पष्ट था कि सब्सिडी पे टैक्स कैसे लगा दोगे, वहां तो अच्छे किसान है, यहाँ किसान 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, वहां सब्सिडी की बहुत बड़ी बात है। जब मैं केंद्रीय मंत्री बना तो जैसे चौधरी राकेश टिकैत ने बताया, इनसे शुरू में बात होती रही, अगर कोई किसानों की बात आती है तो परिवार के सदस्य हैं तो सलाह के लिए मैं हमेशा जाता हूं उनके पास। बात आई एमएसपी तो डिक्लेयर होती रहती है, 22 फसलों की एमएसपी डिक्लेयर होती है, लेकिन खरीद सरकार गेहूं और चावल की करती है, बाकी खरीद नहीं होती। तो सब किसान नेताओं से विचार विमर्श के बाद में अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, उनके पास गया। मैंने पहली बार कहा ना, मतलब मिनिमम एमएसपी का कंसेप्ट कामयाब नहीं हो पाया देश में, चाहे सरकार किसी की रही हो, ये कंसेप्ट कामयाब मैं नहीं मान सकता। मैंने कहा इसकी जगह अगर हम मिनिमम सेलिंग प्राइस का कंसेप्ट लेकर आए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बजाय, और कीमत फिक्स हो जाए हर उत्पाद की किसान के, भाई किसान का मक्का है इस भाव से नीचे भी नहीं बिक पाओगे, किसान की गेहूं नहीं बिक पाएगा, किसान की चीनी नहीं बिक पाएगी, तो उन्होंने मुझे कहा ये नहीं संभव है, ये संवैधानिक है और ये संभव नहीं है। मैं उनके पास कई बार गया, बड़े वकील थे, बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन इस बात को उन्होंने उस समय मानने से इनकार किया। मैं धन्यवाद दूंगा नरेंद्र मोदी जी को। 2018 में जो कंसेप्ट था, जो चौधरी साहब की सोच थी
टिकैत साहब की उचित मूल्य, उसकी शुरुआत पहली बार 2018 में हुई चीनी के मिनिमम सेलिंग प्राइस फिक्स करके। उस समय 29 रुपए की, आज 31 रुपए है। उम्मीद है 2 रुपए और बढ़ेंगे, 33 रुपए होंगे। मैं इसको पर्याप्त नहीं मानता, मेरी सोच में तो चीनी के रेट और ज्यादा होने चाहिए, लेकिन एक शुरुआत हुई। इस बार आम की फसल थी, लॉकडाउन था, कांदला मंडी में 8 रुपए किलो थी साहब, मेरठ में 50 रुपए किलो, और वही आम दिल्ली में 70 रुपए किलो। पैदा करने वाले किसान को 8 रुपए, और 100 किलोमीटर दूर जब वो आम जाता है तो वो 70 रुपए का, 62 रुपए बिचौलियों के और 8 रुपए किसान के। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये किसी एक पार्टी या किसी एक सत्ता के खिलाफ लड़ाई नहीं है, किसान की लड़ाई। और सच मायने में तो किसान की आवाज बुलंद रहनी चाहिए। मैं तो इस पक्ष में रहता हूं, सरकार किसी की भी हो, आज सरकार का हिस्सा मैं हूं। किसान की आवाज दिल्ली और सत्ता के गलियारों में हमेशा गूंजती रहनी चाहिए, क्योंकि सरकारों को दबाव में काम करने की आदत रहती है। जब तक किसान की आवाज नहीं आएगी, किसान संगठनों की आवाज नहीं आएगी, अब नाम के किसान रहता रहेगा। राजनीति का स्वरूप और दौर बदल गया है। किसान की बात खुल के कहने वाले बहुत कम लोग हैं। पहले बड़े नेता होते थे, अपनी बात मजबूती के साथ कहते थे, अब नहीं है। हां, कई बार हम शायद किसान को समझाने में विफल रहते हैं, क्योंकि परसेप्शन एक ऐसी बात है कि गांव में बैठे हुए किसान के मन में किसी ने कोई बात डाल दी तो वो कभी नहीं निकलती। अभी यशपाल मलिक जी के आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, हो सकता है मैं गलत हूं या ठीक हूं, लेकिन मैं मंडी कानून के शुरू से खिलाफ रहा हूं। उसका एक कारण रहा है, हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कभी मंडियां नहीं रही। हमारे किसान को चौधरी राकेश टिकैत ने बड़ा लंबा संघर्ष इस बात के लिए किया। हमारे किसान को गेहूं और चावल बेचने के लिए करनाल आना पड़ता था, और बॉर्डर पे पुलिस वाले रोकते। चौथ साहब हर साल आंदोलन कर ले जा, ये तो आंदोलन करवा के बॉर्डर खुलवा के हमारे फिर पुलिस वाले किसान से 100 रुपये 200 रुपये लेना शुरू कर दें। भाई, करनाल से बने लिबर्टी के जूते तो मुजफ्फरनगर में आ जाएंगे, मुजफ्फरनगर का गेहूं करनाल क्यों नहीं जा सकता? मुजफ्फरनगर का चावल करनाल क्यों नहीं जा सकता? मुजफ्फरनगर का गुड़ करनाल क्यों नहीं जा सकता? जूते आ जाएंगे, किसान का उत्पाद नहीं जाएगा। इन मंडियों ने किसान को जकड़ लिया था। अगर सभी व्यापारियों को, उद्योगपतियों को यह अधिकार है कि अपना उत्पाद देश में कहीं भी बेच सकते हैं, तो यह अधिकार किसान को क्यों न मिले? मेरी बहुत किसान नेताओं से बात हुई इस संबंध में। मैंने कहा कि हो सकता है कुछ और समस्याएं जायज हो, लेकिन निजी स्वार्थ में अगर कोई किसान के नाम का इस्तेमाल करता है, किसान को क्या समस्या है? अगर किसान को यह अधिकार मिला है कि कहीं भी अपना उत्पाद बेचे, तो किसान के लिए है कि सरकार के लिए? सरकार का तो नुकसान है कि मंडी टैक्स हटा, और किसान का फायदा है। मेरा मुजफ्फरनगर जनपद का गुड़ अगर बंबई जाएगा तो क्या समस्या है किसी को? पहले मुजफ्फरनगर मंडी से बाहर नहीं जा सकता था, व्यापारी वहां बैठे थे। तो यह अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार ने किसान को दिया है। यह किसान हक की बात है, लेकिन कई बार राजनीतिक कारणों से किसान हक की बात भी दूसरी तरह से रख दी जाती है। लेकिन लड़ाई बहुत लंबी है, आज भी किसान की लड़ाई बहुत है। 1967 का जो चौधरी टिकैत साहब का फार्मूला है वो लागू हो तो देश में खेती और किसानी बचेगी। हमारी युवा पीढ़ी, कुछ लोग जाने शुरू हुए खेती में वापस, कुछ अच्छे ग्रुप भी बने हैं, एफपीओ बने हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे काम तो शुरू हुआ है, लेकिन लड़ाई लंबी है, यात्रा लंबी है। मेरी शुभकामनाएं चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ है, जो पूरे देश के किसानों का नेतृत्व करते हैं और हमेशा जायज मुद्दों पर अपनी लड़ाई भी लड़ते हैं कि वे हमेशा किसान की बात सरकार तक पहुंचाते रहें। और आज आपने मेरी पहचान, मेरे परिवार के मुखिया के संबंध में कुछ बातें कहने का यहाँ अवसर दिया, इसके लिए दोनों छोटे भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत की अगली कड़ी में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नरेश सिरोही जी का स्वागत करें।
बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के संघर्ष और उनके व्यक्तित्व के ऊपर जो स्मृति व्याख्यान समारोह का जो आयोजन किया गया है, उसमें उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और किसानों के लिए बुलंद आवाज़ हमेशा संघर्ष के लिए खड़े रहते हैं हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय नरेश जी सिरोही को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के जीवन पर प्रकाश डाले। भाई साहब नरेश सिरोही जी। मैं सर्वप्रथम इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के जो हमारी संस्था है उसके जो संयोजक हैं PS कलवानिया जी और राम अवतार पलसानिया जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन दो नौजवानों ने अपनी जाट बिरादरी के लिए और किसान और इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं या इसमें जो इस पूरे वर्ग में जो महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर व्याख्यान माला रखी है। मैं उनका सबका इन दोनों का मैं विशेष रूप से और इस संस्था का पूरी तरह से आभार व्यक्त करता हूं। इस व्याख्यान माला में हमारे साथी संजीव बालियान जी जो केंद्रीय मंत्री हैं और राकेश टिकैत जी जिनके पिताश्री के ऊपर आज ये व्याख्यान माला रखी है, मैं दोनों का स्वागत करता हूं। इस यशपाल मलिक जी और अमीर सिंह जी प्रदेश सचिव किसान यूनियन यहाँ वो भी उपलब्ध हैं, वो यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी इस व्याख्यान माला से जोड़ता हूँ। आज जो व्याख्यान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि वो किसान आंदोलन के जो जनक, आंदोलन की दुनिया में अगर पूरी दुनिया में आंदोलनों का हम इतिहास देखेंगे तो महेंद्र सिंह टिकैत उसमें से बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूं कि जो पिछली सदी में है, महात्मा गांधी ने बड़ा आंदोलन किया चंपारण में, सरदार पटेल ने बहुत बड़ा आंदोलन बारदोली से शुरू किया किसानों के शोषण को लेके। उसके बाद चौधरी चरण सिंह ने राजनीतिक रूप से, उनका एक तरह से किसान जन जागरण भी था और किसानों को राजनीतिक पहचान देने का जो काम किया वो चौधरी चरण सिंह जी ने किया। लेकिन जैसे ही चौधरी साहब इस दुनिया से विदा लेके गए तो एक बहुत बड़ा गैप था। हालांकि देवीलाल जी थे या किसानों के और कई सारे बड़े नेता थे, बलराम जाखड़ जी हों या मृदा बंधु हों, बहुत सारे नेता थे जो किसान वर्ग से आए थे और उसकी रहनुमाई कर रहे थे। लेकिन जो चौधरी साहब का नाम था वो बहुत बड़ा था और चौधरी साहब ने नीतियों में बदलाव का काम किया। बाकियों ने भी काम किया लेकिन चौधरी चरण सिंह ने राजनीतिक दृष्टि से किसानों के दर्द को समझा और जो उपनिवेशवाद की परेशानियां थी उनको कैसे इस किसान से, उसकी जंजाल से मुक्त कराया जाए, उस किसान को कैसे उन बेड़ियों से मुक्त कराया जाए जो उसके शोषण के कारक नीतियां हैं, उसमें चौथ साहब ने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन चौथ साहब के साथ जाने के बाद लगातार बहुत कमी खल रही थी कि इसके बाद चौथ साहब के बाद उस तरह का नेतृत्व कौन किसानों को देगा, देश के किसान किसके पीछे लगेंगे। और किसान की समस्या तो कोई आज की नहीं है, बहुत बड़ी समस्या। तो उस कमी को चौधरी टिकैत ने पूरा किया और पूरा ही नहीं किया, उन्होंने पूरे देश और पूरी दुनिया में किसान आंदोलन का झंडा बुलंद किया। और ये ऐसा समय था साथियों जब पूरी दुनिया में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव आ रहे थे। आज़ादी के, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि आज़ादी के बाद से जो उपनिवेशवाद की नीतियां थी, जिसमें उपनिवेशवाद का मैं एक थोड़ा सा आपको इसमें आशय बता दूं कि उपनिवेशवाद कहते किसे, हम सुनते तो जरूर है, हम भी बचपन में सुनते थे, लेकिन हमें समझ में आया कि उपनिवेशवाद का मतलब क्या है। उपनिवेशवाद का मतलब है जो कमेरा वर्ग है, जो काम करने वाला है खेतों में या मजदूरी करने वाला है, जो उत्पादन करता है, उसके उत्पादन को सस्ते में कैसे खरीदा जाए और उससे जो बने हुए उत्पाद हैं उसी के को महंगा कैसे बेचा जाए, और जो उसमें अंतर है वो हमेशा गैप बढ़ता रहेगा। और जो कमेरे की जेब में, जो किसान की जेब में उसका हिस्सा जाना चाहिए, वो
खास वर्ग, पूंजीपति वर्ग के जेब में कैसा चला जाए, तमाम दुनिया की लूट का पैसा कैसे पूंजीपतियों के जेब में जाए, वो और उनका शोषण हो, ये एक उपनिवेशवाद का मैं बताता हूँ। दूसरी बात, उपनिवेशवाद में केवल शोषण आर्थिक ही नहीं है, उन लोगों के साथ जो काम करने वाले हैं, उत्पादन करने वाले हैं, कारीगर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार कैसे किया जाता है, वो उपनिवेशवाद पे लंबे समय 200 साल अंग्रेजों का यहाँ राज रहा। हमारे देश में ही और पूरी दुनिया में उनके व्यवहार ने देखा कि वो अपने अलावा सारी दुनिया को दोयम दर्जे का नागरिक मानते थे, और आज तक भी स्थिति वही बनी हुई है कि हम दोयम दर्जे की श्रेणी में के नागरिक हैं, किसान वर्ग जो है। तो चौधरी टिकैत साहब ने इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी चरण सिंह ने इन नीतियों में बदलाव लाया और पूरे देश में किसानों की स्थिति को ऊपर किया। उसी में क्रम में मैं कहूं तो उस समय भाजपा का या जनसंघ का राज नहीं था, लेकिन पंडित दीनदयाल ने इस विषय पर काफ़ी काम किया। उन्होंने जो अंत्योदय की बात की, उसमें भी यही था, जो अंतिम पायदान पे लोग बैठे हैं उनको हम कैसे उनको सहारा दें, उनको उबार के लेके आएँ। तो ये एक बहुत बड़ी श्रृंखला थी जिसमें देवीलाल जी भी शामिल थे उसी में, और तमाम देश के बहुत सारे नेता थे जो राजनीतिक रूप से किसान के उत्थान के लिए बात कर रहे थे, नीतियों में बदलाव की बात कर रहे थे। और पंडित दीनदयाल जी ने भी उन नीतियों में बदलाव के लिए बहुत कुछ लिखा, और चौधरी चरण सिंह को जब भी मौका मिला उन्होंने पूरा किया। लेकिन उसके बाद जो गैप शुरू हुआ तो वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उसको भरा, और ये हम लोगों का सौभाग्य, मैं तो खासकर मेरा सौभाग्य है कि हमको उनका सानिध्य मिला, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। और उस समय जब किसानों की लड़ाई पूरी दुनिया में लड़ी जा रही थी और बड़ा बदलाव था जब देश छोड़ के जा रहे थे अंग्रेज, उस वक्त पूरी दुनिया में उनका राज्य लगभग ख़त्म होते जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने एक गैट नाम की संस्था बनाई, जिस संस्था के माध्यम से पूरी दुनिया का जो शोषण है वो करते रहे, और जो उनके उपनिवेशवाद देश हैं उनमें वो नीतियां लागू रहें जो उनके समय में थी। उनके जाने के बाद भी उस तरह की नीतियों को वो कैसे क्रियान्वित कराएंगे सरकारों से, उस पर उनका फोकस था, और गैट नाम की संस्था बनी। लेकिन गेट्स में सबने साइन करे शुरू में तो बहुत, ये 1944 की बात है, 44 में इसकी शुरुआत हुई, और 48 में कई सारे देशों ने इस पर दस्तखत किए जो उनके उपनिवेशवाद खास करते, लेकिन शोषण की व्यवस्था वो उसी के माध्यम से चलती रही। लेकिन अब क्या हुआ कि पूरी दुनिया में कृषि का जो क्षेत्र था वो गैट से अलग था। कृषि को व्यापार का दर्जा नहीं था, व्यापार से अलग रखा गया था, बाकी चीज़ों से था। लेकिन 1986 में जब बहुत दुनिया में मंदी थी और किसानी खेती के अलावा कोई ऐसा उद्योग नहीं था कि जिसमें बहुत दम हो, तो उस वक्त गैट में एक उरुग्वे राउंड चला, और उस उरुग्वे राउंड में किसानों को भी, कृषि को भी, दुनिया की कृषि को भी WTO में शामिल किया गया। तो उस समय एक डंकल प्रस्ताव आया, और डंकल प्रस्ताव के हमारी जो पहली बैठक हुई जिसमें टिकैत साहब के नेतृत्व में, वो पहली बैठक कर्नाटक भवन में हुई। मैं वो संदर्भ आपको थोड़ा संज्ञान के लिए याद दिला देता हूँ। उसमें सुमन सहाय, प्रोफेसर नजुड्डा स्वामी, और पंजाब से अजमेर सिंह लाखोवाल, विजय जावंदिया, और देश के तमाम ऐसे किसान नेता इकट्ठा हुए कर्नाटक भवन में दिल्ली में, जिसमें ये हुआ कि भाई WTO क्या है, डंकल प्रस्ताव क्या है, इसमें कैसे किसानों और खेती पे प्रभाव पड़ने वाला है। सुमन सहाय ने और मोहन प्रकाश जी ने उस पर बहुत विस्तार से विचार किया, और तमाम देश के जो ज़मीनी किसान नेता थे वो वहाँ इकट्ठा हुए कि हमको देश में इसमें एक आंदोलन चलाना है। तो टिकैत साहब और हम सब के बहुत समझ में नहीं आया कि भाई ये डंकल का प्रस्ताव क्या है। वो हालांकि बहुत समझाया। टिकैत साहब बाद में बोले कि भाई डंकल को आण दो, देखेंगे जब दिल्ली आएगा तो सरोई जी तो गाजियाबाद रहते हैं, ये संभाल लेंगे, इनका संगठन बहुत मजबूत है। मेरठ का संगठन थोड़ा कमज़ोर है, इन पर नहीं संभल लेगा, लेकिन मुजफ्फरनगर आते हम डंकल का इलाज बांध देंगे। मुजफ्फरनगर में संगठन तो बहुत मजबूत है और हम भी बैठे वहाँ। तो शुरू में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे
पूरी दुनिया में ये प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे आम किसानों के जन जागरण का चौथ साहब ने बहुत बड़ा काम किया और अक्टूबर शायद 2 अक्टूबर की बात है 93 की, दिल्ली में बहुत बड़ी एक रैली की डंकल के विरोध में और तमाम देश के लोग इकट्ठा हुए और आपको ताज्जुब होगा कि वो केवल 3-4 दिन के अल्टीमेटम पर रैली रखी गई थी। हम लोग यकीन नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी बाबा जी ने ये कैसे मीटिंग रख दी और इतनी जल्दी लोग कैसे आ जाएंगे। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम की जो करिश्मा था उसमें केवल जिलों में एक फ़ोन किया गया कि भाई हम एक फ़ोन का, बाबा जी ने कहा, हमने कहा बाबा जी कैसे होगा, बाबा जी बोले भाई एक आधा फ़ोन कर दो, देख लो लोगों में अपना एक कुछ समाचार अमर उजाला में, दैनिक जागरण में छपवा दो, जितने आएंगे आ जाएंगे, देख लेंगे। तो आपको ताज्जुब होगा कि लाखों की संख्या में, और इतिहास गवाह है कि उतनी बड़ी रैली नहीं हुई इतिहास में जितनी इस 3-4 दिन के नोटिस पे हुई। तो ऐसा ये उन्होंने डंकल के खिलाफ भी कहा और देश के अंदर जो बिजली, पानी और बाकी किसानों की समस्याएं थी, किसानों का जो किसानों के साथ जो दोहरा व्यवहार हो रहा था उसको उन्होंने रोका और किसान की एक पहचान हुई। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब टिकैत साहब के आंदोलन में कोई बहुत निकल के नहीं आया, लेकिन मैं कहता हूँ कि किसानों की स्थिति, जो किसान भाई ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उससे पहले थाने में, तहसील में किसानों के साथ कितना दुर्व्यवहार होता था, लेकिन हरी टोपी ने ऐसा कमाल कर दिया कि पूरी दुनिया हरी टोपी से थर्राती थी उस वक्त जब चौथ साहब का नेतृत्व था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं टिकैत साहब की। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वोट क्लब की एक घटना जिसमें शरद जोशी भी थे और हम सब लोग थे, वो लोग कहते हैं कि साहब किसान यूनियन ने बाहर से आए हुए जो लोग थे उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया। लेकिन मैं आपको ये बहुत स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि पिछले दिनों एक टीवी चैनल पे मैं था, उस वक्त ये आया कि साहब वोट क्लब पे आपने धरना जो था वहाँ एक दिन का जो मीटिंग थी उसमें शरद जोशी के साथ किया। मैं बताता हूँ कि राजनीतिक रूप से आपने विचारधाराओं की बात सुनी होगी निश्चित रूप से कि ये वामपंथी हैं, तो ये समाजवादी हैं, तो ये राष्ट्रवादी हैं, लेकिन किसान आंदोलन में तो कोई विचारधारा नहीं, सारी विचारधाराएं एक साथ आके मिल जाती हैं और किसानों के शोषण से मुक्त कराने की बात करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शरद जोशी जी के नेतृत्व में WTO के जो पक्ष के विचार थे वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के लिए भारत के बाज़ार भी खोल दिए जाएं, कहीं से माल आए कहीं जाए, कोई रोक टोक ना हो। जबकि टिकैत साहब का या हम सब लोगों का मानना ये था कि इस दुनिया में जो यूरोप है या अमेरिका है वहाँ किसानों को भारी सब्सिडी दी जाती है। अगर भारी सब्सिडाइज माल इस देश में आएगा तो हमारा जो देश का किसान है जो या कृषि पद्धति है वो सारी ध्वस्त हो जाएगी। उन लोगों का खेती करने का तरीका, तौर तरीके, उनका मशीनीकरण, उनके बाकी सब चीज़ें अलग तरह की है और हमारा जो देश का किसान है उसकी परिस्थितियां अलग हैं। हमारे यहाँ कृषि व्यापार नहीं है, जीवन पद्धति है, उनके लिए व्यापार है। ज़्यादातर भारत के अलावा जो ये यूरोपियन देश है या अमेरिका है, इन देशों में जो कृषि है वो एक तरह से व्यापार है। बड़े कॉरपोरेट के फार्म हैं, उनको सब्सिडी मिलती है, हाईली सब्सिडाइज। वो अपने अनाज से पूरी दुनिया के कृषि बाज़ारों को प्रभावित करना, वहाँ की जीविका को प्रभावित करने का कुचक्र था, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे थे। जबकि शरद जोशी जी का मानना ये था कि अगर हम बाज़ार खोल देंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, तो हम ज़्यादा हमारे किसानों को लाभ मिलेगा, ऐसा उनका मानना था। हो सकता है कि वो उनकी सोच रही हो, लेकिन हमारा विचार इससे अलग था। आज हमारे विचार से पूरी दुनिया प्रभावित है और प्रभावित ही नहीं है, जो हमारी शंकाएं उस वक्त थी आज पूरी दुनिया में ये साबित हो गया है। और हम लोकल की बात करने लगे कि हमें प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि लोकल के लिए वोकल होना है। आज इस कोविड में हमने देखा कि कृषि क्षेत्र केवल ऐसा क्षेत्र था जिसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बदस्तूर जारी रखा, बनाए रखा। तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जो महत्व है वो, और जिस समय उनका उदय हुआ है, खासकर 87 में जो करमुखेड़ी आंदोलन के बाद,
और दुनिया में जो कृषि का बदलाव था, उस वक्त देश को बहुत बड़े ऐसे लीडर की ज़रूरत थी, चौथ साहब के बाद, चौधरी चरण सिंह के बाद, कि जो देश को, किसानों को नेतृत्व दे सके। पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी ऐसे नहीं हैं कि वो कोई देश विरोधी होती हैं या उनको देश के साथ सरोकार नहीं है, उनको भी सरोकार है, लेकिन आंदोलन की अपनी भूमिका होती है। और आंदोलन जब पूरी तरह से खड़ा हुआ तो पूरी दुनिया में बहुत सारे WTO के अंदर जो हमारे सुझाव थे वो सरकारों को मानने पड़े, और उसके नतीजे ये रहे कि हमने आज तक भी, उसका श्रेय मैं महेंद्र सिंह टिकैत को देना चाहूँगा कि आज तक भी WTO में जो वार्ताएं रुकी हुई हैं उसके पीछे इस आंदोलन की बड़ी भूमिका है। टिकैत साहब और टिकैत साहब के जो समकक्ष साथी थे उस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन सब की एक एक व्यक्ति की बड़ी भूमिका है कि जो उस आज तक देश के किसानों को सुरक्षित रखा हुआ है। और जहाँ तक टिकैत साहब की बात है, टिकैत साहब अकेले ऐसे लीडर हैं कि जिनका बहुत बड़ा नाम है, उनके परिचय की कोई बहुत विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत बनते कैसे, इस पे भी आपको गौर करना पड़ेगा। इतने बड़ा लीडर, उनके परिवार की, क्योंकि हम लोग निकट से जुड़े रहे हैं और जो भी उस परिवार से जुड़े रहे हैं या आंदोलन से जुड़े रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि टिकैत साहब के साथ साथ टिकैत साहब का जो व्यक्तिगत अपना परिवार था, उस परिवार की क्या भूमिका थी। और उस केवल परिवार की भूमिका नहीं थी, परिवार तो चलो टिकैत साहब बड़े लीडर हैं, उनके घर पे लोगों का आना जाना है, बहुत लोगों का सुबह से शाम तक घर की महिलाएं चूल्हे पे चढ़ी रहती थीं। उस वक्त तो गैस वैस का भी ज़्यादा गांव में चलन नहीं था, तो चूल्हे का ही चलन था, तो चूल्हे पे चढ़ी रहती थी सारे दिन। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, किसी को चाय है, किसी को नाश्ता है, खाना है, तो पूरे परिवार का बहुत बड़ा उसमें संघर्ष था। और मैं कहता हूँ कि पूरे परिवार का नहीं, पूरे सिसौली और पूरी बालियान खाप का उसमें बहुत योगदान था। रात को भी अगर 100 लोग पहुँच गए तो 100 लोगों के लिए भी खाने की व्यवस्था, सोने से पहले दूध की व्यवस्था, और सबके लिए बढ़िया बिस्तर, चाहे सर्दी हो या गर्मी, किसी भी मौसम में पहुँचो, प्रॉपर बिस्तरों की व्यवस्था और उनके सुबह जलपान की व्यवस्था। तो ऐसा पूरा संभाला हुआ था। और आसपास के जितने गांव थे उसका बहुत बड़ा इस आंदोलन में योगदान था। टिकैत साहब को टिकैत साहब बनाने में उनकी पूरी भूमिका की ज़बरदस्त भूमिका थी, आसपास के गांव की और बाकी लोगों की। दूसरी बात टिकैत साहब का, और मैं एक घटनाक्रम बताऊं कि टिकैत साहब की जहां ईमानदारी की बात है, टिकैत साहब किसी को बख्शते नहीं थे। कहीं भी कोई उनको लग जाए कि भाई कहीं मामला गड़बड़ हुआ है तो उसका वो उल्लेख करते थे, इशारा करते थे और बाद में समझाते थे, लेकिन अपने लोगों को छोड़ते नहीं थे। बाबा जी ने किसान कामगार बनाई 96 में, जून में फैसला हुआ कि एक राजनीतिक दल बना, तो राजनीतिक दल बनाया गया। उसका मैं संगठन मंत्री के नाते मेरे पास काम था, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेरे नाम से हुआ। तो बाबा जी जो है, बहुत सारे लोग राजनीतिक हिसाब से आने लगे, तो बाबा जी तायद करते थे, घर परिवार के लोगों को भी तायद करते थे कि किसी तरह के लोग जो हेरा फेरी वाले लोग हैं, ये भाई इनसे दूर रहो। और इस बाद में चौधरी अजीत सिंह उसके अध्यक्ष हुए, हम लोग चले, पर मैं तो बीजेपी में आ गया, लेकिन बाद में किसान कामगार पार्टी चलती रही। तो बाबा जी का बहुत सारे व्यक्तिगत ऐसी बातें हैं जिन्होंने अपने ऊपर बहुत कड़ाई से पालन किया। और बाबा जी को सबसे पहले मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हम लोग लखनऊ पंचायत के लिए जा रहे थे, तो फतेहगंज पूर्वी बरेली के पास एक जगह है, सबसे पहले उनको वहाँ गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर ये राम मंदिर आंदोलन और बाकी सब आंदोलन चले। तो बाबा जी की बहुत बड़ी भूमिका इस आंदोलन में, इस देश की नीतियों में, जहां मैं आपको बता रहा था कि उनका ईमानदारी का और वो क्या उनका वजूद था। बहुत बार हम देवीलाल जी के यहाँ उनके गए, बाद में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बन गए।
प्रधानमंत्री बन गए तो वो हमारे बिजली के बिल माफ़ करने के लिए रमेश भंडारी जी उनके पास हमको लेके जाते थे, बाबा जी और हम सब लोग उनके यहाँ गए कई बार। नरसिम्हा राव जी के ऊपर एक आरोप लगा कि हर्षद मेहता कांड हुआ, हर्षद मेहता से कोई सूटकेस लिया, तो लगभग हमारे बिल माफ़ होने वाले थे, किसानों के बिल माफ़ करने वाले थे। नरसिम्हा राव चाहते थे कि हमारे टिकैत साहब मेरे बारे में या उस बारे में थोड़ा सा हर्षद मेहता कांड के बारे में बोल दें। तो जब नरसिम्हा राव हमको छोड़ने के लिए चले तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब देखिए अखबारों में क्या छप रहा है मेरे खिलाफ अनर्गल कि हर्षद मेहता से मैंने पैसे ले लिए। तो टिकैत साहब ने पीछे मुड़ के देखा उनकी तरफ, कहा भाई देखो ऐसा है, राजनीतिक लोगों के बारे में सारी दुनिया जानती है, आप हमें झूठी सच्ची गवाही क्यों दिलवा रहे भाई? आपने लिए ना लिए उसकी सफाई आप दो, हम तो दे नहीं सकते, हमें तो कोई बंटा दे नहीं रखा जो हम उसके गवाह हैं। तो नरसिम्हा राव जी का थोड़ा मन उदास हुआ और फिर वो वापस पलट के चले गए। हालांकि वो फिर बिल माफ़ नहीं हुए, लेकिन टिकैत साहब ने कभी कोई ऐसा समझौता नहीं किया जो उनको मंजूर ना हो या अपने स्वार्थ में या किसान यूनियन के स्वार्थ में कोई ऐसा काम किया हो। और मैं आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ, फिर उनके बहुत सारे किस्से हमारे साथ हैं, जेलों में हम साथ रहे, जेलों के साथ के बहुत सारे किस्से सुनाते थे, कृषि के बहुत सारे किस्से। वो कहते थे किसान, उनको जितनी बेसिक समझ थी किसानों को कि किसान कैसा फसल चक्र अपनाएं, कैसा क्या करें, नीतियाँ कैसी बननी चाहिए, उनकी मुख्य मांग थी कि वर्ष 1967 को आधार वर्ष मानकर खेती के जो उत्पाद हैं उनके दाम तय किए जाएं। उनको मालूम था कि 1967-70 में सोने का क्या रेट था और गेहूं का क्या रेट था। 70 का तो मुझे याद है कि 70 में 76 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट था और 225 रुपये सोने का रेट था। तो बाबा जी ने वही पकड़ा हुआ था। उसके बाद जो शिक्षकों की तनख्वाह में वृद्धि हुई, सरकारी कर्मचारियों की जो भी बाकी थे उनकी वृद्धि हुई, या बाकी जो उत्पाद थे, ईंट का क्या रेट था, सोने के मुकाबले कितना अगर गेहूं बेचें और कितना सोना खरीदें। तो ऐसे करके उनका बहुत नीतिगत भी बहुत पकड़ थी, बहुत समझ थी। दूसरी बात, वो किसानों को कहते थे कि भाई जो अभी का फसल चक्र है, किसान इसमें बावला हुआ जा रहा है, 1-2 फसल पकड़ता है, बाकी इसे वो नहीं करता। किसान ने क्या खेत में दिया है और क्या वापस लिया है। कह रहे किसान को बनिए की तरह बैलेंस शीट बनानी चाहिए कि हमने क्या डाला खेत में, क्या तो डाला है और क्या निकाल के लाए, हम उत्पादन कितना दे रहे हैं और किसानों को खेत को खुराक कितनी दे रहे हैं, ढैंचा कितना लगाया है, कंपोस्टिंग कितनी करी है। उस पर उनका साधारण बातचीत में बहुत पकड़ थी और बहुत वो लोगों को समझाते थे। इस फसल चक्र से वो बहुत एक तरह से कुपित थे कि इसने पूरा सिस्टम हमारा बिगाड़ा है। हम किसान को क्या है कि किसान को स्वावलंबी, आज जो हम कोविड के बाद बात कर रहे हैं कि किसान को स्वावलंबन चाहिए, तो टिकैत साहब वो बताते थे कि जो समन्वित कृषि प्रणाली है, जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जिसको आज वैज्ञानिक भाषा में कह सकते हैं, कि नमक के अलावा किसान को बाकी चीज़ों की ज़रूरत बाहर से नहीं लाने की पड़नी चाहिए। किसान अपने घर में अपने खाने के लिए अनाज, दलहन, तिलहन, घी, दूध, दही, मीठा, शक्कर, गुड़, खांड, राब, सिरका, ये सब हम अपने घर में कैसे पैदा करें, वो इस पे बहुत अच्छा किसानों को बताते थे। और नीतिगत मामलों में सरकार से बड़े बड़े मंत्रियों को वो समझा देते थे। देवीलाल जी, और जब ये देवीलाल जी की सरकार और चंद्रशेखर जी की सरकार बनी तो एक रैली सिसौली में हुई। उस वक्त मैं था वहाँ, देवीलाल जी के घर में हम लोग बैठे हुए थे। तो उस वक्त देवीलाल जी ने कहा, भाई रैली में तो बहुत पैसे खर्च होंगे, आप पे तो क्या पैसा वैसा कुछ है? बाबा जी बोले, भाई हमें तो पैसे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों से कह देते हैं, लोग आ जाते हैं और खाने की व्यवस्था गांव गवांड सब कर देते हैं। हमारा तो इससे कोई पैसे का, कोई 2 पैसे का खर्च नहीं, बस थोड़ा माइक वाले को देना पड़ा है 10-20 हज़ार अगर वो ले तो, नहीं तो कोई उसमें भी ज़्यादा खर्चा नहीं। तो मुझे उनके एक सहयोगी थे देवीलाल जी के, शेर सिंह नाम था उनके, शायद PSO का, उन्होंने कहा, अरे बाबा जी तो ऐसी बात करते रहते हैं, आप इधर आओ। वो ले गए, बोले
देवीलाल जी ने कहा कि हमारे पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आप पैसे ले जाओ, रैली मजबूत होनी चाहिए। हमने कहा भाई जो बाबा जी ने कहा है वो बिल्कुल सच कहा है, बाबा जी को एक पैसे की ज़रूरत नहीं है, जबकि राजनीतिक दलों के रैलियों में उस वक्त भी लाखों लाखों रुपया लगता था, लेकिन बाबा जी को खूब उन्होंने खुशामद करी ताऊ जी ने कि भाई आप पैसा ले लो, आप ऐसा मत करना कि रैली फेल हो जाए और ये इज्जत की बात है। बाबा जी बोले भाई एक पैसे की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा सब काम जो है वहीं के लोग अपना चला लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। और हुआ यही कि रैली हुई और बहुत ज़ोरदार तरीके से रैली हुई और कहीं एक पैसे की ज़रूरत नहीं हुई। कभी उन्होंने सरकार से किसी रैली के लिए, धरने के लिए कभी भी एक पैसे का चंदा इकट्ठा नहीं किया। लोग करते थे, लोग अपने आप अगर कहीं भंडारा चलाना है तो भाई अपना गेहूँ भी है, किसान भवन में ज़्यादातर गेहूँ या इकट्ठा होता था, अगर कोई ज़रूरत हुई तो गेहूँ को थोड़ा बहुत बेच लिया, नहीं तो गेहूँ पिसवा लिया। लोग सरसों का तेल लेके आ रहे हैं तो कोई देसी घी लेके आ रहा है। इस तरह से बड़े आंदोलन, जो मेरठ का आंदोलन है वो बहुत ऐतिहासिक है, भोपे का आंदोलन बहुत ऐतिहासिक है, रजबपुर का है, खैर का है, सारे आंदोलन बहुत, और वोट क्लब का दिल्ली का तो पूरी दुनिया ने देखा, कहीं एक पैसे का किसी से चंदा नहीं ली गया। इतना बड़ा संगठन केवल चौधरी साहब की जो तप था उनका, जो उनकी निष्ठा थी और किसानों का जो उनके प्रति लगाव था, पूरे देश के किसान इकट्ठा होते थे उनकी एक आवाज़ पे, तो वो बहुत बड़ा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का योगदान रहा है। तो आज इस अवसर पे मैं समझता हूँ कि इतना बहुत है, फिर कभी मिलेंगे, फिर और उनकी और बहुत सारी स्मृतियों पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं कुल यही कहना चाहता हूँ कि आज भी पूरे देश के किसानों को एक होने की ज़रूरत है, नीतिगत जो बदलाव होने चाहिए, लेकिन किसानों की जो भूमिका है, नीतिगत जो उनकी समझ होनी चाहिए, उसको और लगातार, क्योंकि अब देश में पूरे किसान संगठन, पहले एक यूनियन थी, अब बहुत सारी यूनियन हो गई। मैं कहता हूँ आपस में सामंजस्य बिठाना चाहिए, किसानों में एक पढ़ाई लिखाई का भी और जो नई नीतियाँ हैं उनका भी समझ बननी चाहिए। वो पुराने वाला अब समय नहीं है। पहले कुछ लोग होते थे, टिकैत साहब थे तो टिकैत साहब के पीछे लोग बिना जो उन्होंने कहा उसको बात को मान के पीछे चल देते थे। लेकिन अब आप बहुत सारी यूनियन में भी बट गए हैं, तो किसानों में एकता होनी चाहिए। सरकार से बातचीत करने के लिए, अधिकारियों से बातचीत करने के लिए, चाहे तहसील का स्तर हो, चाहे प्रधानमंत्री का स्तर हो, आपको नीतिगत समझ भी होनी चाहिए। अब एक बहुत बड़ा गैप इस देश में है कि महेंद्र सिंह टिकैत जैसा कोई बड़ा लीडर किसानों का नहीं है, चौधरी चरण सिंह जैसा कोई बड़ा लीडर जो पॉलिटिकली समझ रखता हो, जिसका नीतिगत, ज़मीनी हकीकत और नीतिगत जितनी पकड़ चौ साहब की थी, आज पूरे देश में मैं ये कह सकता हूँ कि उतनी पकड़ वाला कोई नेता नहीं है। तो ऐसा संक्रमण काल है कि जब पूरे देश के किसान वर्ग को पढ़ाई में, लिखाई में और नीतिगत सोच समझ बनानी चाहिए और सरकारों से भी अपने हित की बात मनवाने में उनको शांतिपूर्वक ढंग से। टिकैत साहब के आंदोलन की एक बहुत खूबी थी, उनके आंदोलन में कभी हिंसा नहीं होती थी और कभी धार्मिक बंटवारा नहीं होता था, कभी जातिगत बंटवारा नहीं होता था। तो वो उन्होंने धर्मों को, जातियों को, सबको बंटने नहीं कभी दिया। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और अहिंसक रूप से पूरे देश और दुनिया में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, किसान आंदोलन को खड़ा किया। उनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। और जिन नीतियों से हमें अभी निजात पानी है, धीरे धीरे आज भी किसान का शोषण जारी है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियों के साथ जो उनका क्रियान्वयन वाला पक्ष है, जो उसको ज़मीन पे उतारने वाला है, उसमें भी किसानों की भागीदारी चाहिए। अपने जो ज़मीन पे जो नीतियां सरकार बनाती है, अगर परिणाम अपेक्षित नहीं देता है तो सरकार को हम वो खाली विरोध के लिए विरोध नहीं करना चाहिए, सार्थक, सकारात्मक कैसे हम नीतियों में बदलाव लाने में अपनी भूमिका निभाएं। अगर हम टिकैत साहब को याद करते हैं तो उन्होंने बहुत सारी नीतियों में भी उनके कारण परिवर्तन हुए हैं। और किसान को एक सम्मान, जो मैं उपनिवेशवाद की बात मैंने शुरू में की, सबसे पहली बात है कि जो उसके पेट की आग है, जो पेट की भूख है और जो उसका शोषण है, उसको कैसे रोकना। दूसरा,
जो उसके सम्मान की बात है। अगर किसान वर्ग सारा एक साथ रहेगा तो उसका सम्मान भी होगा, क्योंकि टिकैत साहब ने उस सम्मान को हासिल किया। हमारा बिना पढ़ा लिखा किसान भी अगर थाने में जाता था टोपी लगा के, तो थानेदार भी खड़ा हो जाता था उसको देख के और कहता था कि आइए चौधरी साहब, आइए बैठिए, आप बताइए क्या समस्या है। तो हमको सम्मान भी चाहिए और ऐसी नीतियाँ भी चाहिए जो हमारा शोषण ना करें। इसके लिए पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़रूरी है। इस पूरे आंदोलन में टिकैत साहब की जो भूमिका है, आज केवल मेरे कहने से नहीं, पूरी दुनिया उनकी भूमिका को मानती है कि महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चौधरी चरण सिंह और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, इन लोगों ने देश और दुनिया के सामने नीतिगत बदलाव लाए हैं किसानों की, और इस पूरे वर्ग की आवाज़ को दुनिया में बुलंद किया है। WTO जैसे जो बड़े संगठन थे पूरी दुनिया के, उसको रोक के रखने में, अपनी नीतियों के विरोध में ना जाने देने के लिए भी वो याद हमेशा चौधरी साहब किए जाएंगे। तो मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आयोजकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन लोगों ने बहुत अच्छी ये श्रृंखला चलाई है। इससे पूरी कौम, पूरे वर्ग का जन जागरण होगा और इस तरह के जन जागरण से मैं आंदोलन की एक बात मैं अभी मुझे याद आ गई तो मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। आंदोलन में सबसे बड़ी बात होती है कि समाज या वर्ग जिसके लिए हम आंदोलन खड़ा करते हैं उसकी एक परिस्थितियाँ होती हैं। परिस्थितियाँ समय के साथ निर्माण होती हैं, नीतियों के कारण निर्माण होती हैं। उस नीतियों में, उस बदलाव के लिए, समाज में बदलाव के लिए हमको काम करना होता है, आंदोलन खड़ा करना होता है। तो आंदोलन में हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आंदोलन हिंसा की तरफ ना जाए, अहिंसक रहे, शांतिपूर्वक ढंग से रहे। दूसरी बात, समाज के अंदर जो बिखरी हुई सामर्थ्य शक्ति है उसको कैसे इकट्ठा करना है, उनका चयन कैसे करना है, उनको चयन करके, इकट्ठा करके अपनी बात को कैसे हमको मनवाना है, उस समर्थ शक्ति को कैसे हम आंदोलन के रूप में तब्दील करें। ये दो नौजवान जो है इस काम को बाखूबी कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को आभार व्यक्त करता हूं और इनको प्रभु से कामना करता हूं कि इस विषय को जो पूरे किसान वर्ग का है, खाली एक जात का नहीं मैं बात कर रहा हूं, पूरे देश के जो किसान वर्ग की लड़ाई है, आप लोगों का योगदान उसमें और बेहतर तरीके से लगे, ऐसी प्रभु से कामना करता हूं। धन्यवाद।